हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे टीजीटी 2021 के पेपर को सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ। मैंने इससे पहले आपको पीजीटी 2021, पीजीटी 2016 का अभी लेटेस्ट जो पेपर है वो सॉल्व करवाया है। लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर आज मैं टीजीटी 2021 का पेपर भी सॉल्व करवा देती हूँ। हालांकि आपने सबने सॉल्व किया हुआ है, सबके पास जो है कंप्लीट उसका आंसर शीट भी होगा, लेकिन ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन हम भी कर लेते हैं, है ना। एक इससे कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि हमें अच्छे से क्वेश्चंस और समझ में आ जाएंगे, रिवीजन ही हो जाता है हमारा। तो आज हम टीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। और अगर आपने अभी भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है, आपके विख्यात है? स्वास्थ्य विज्ञान, तो हेल्थ साइंस को आपके वर्तमान समय में प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के नाम से आपके स्वास्थ्य विज्ञान को जाना जाता है। ये लास्ट 2021 में टीजीटी यूपी टीजीटी होम साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हेपेटाइटिस यकृत शोथ आपकी किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस है आपके, या आप इसको पीलिया भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपके वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला बीमारी है। क्लियर है? वायरस से होने वाली बीमारी, जीवाणु से होने वाली बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगल, इन सब से होने वाली बीमारी मैंने पढ़ाई हुई है मेरे चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने हेल्थ यूनिट का, जो आपके टीजीटी पीजीटी में यूनिट है हेल्थ, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए यूट्यूब पे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर हेल्थ यूनिट से प्लेलिस्ट है, वहां पर ये वीडियो आपको मिलेंगे कि जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हम सभी को पता है। यूनिसेफ की स्थापना आपके 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी आपके संगठन काम कर रहे हैं वहां से प्रश्न आपसे बनता ही है। तो यूनिसेफ है, CFTRI है, WHO है, FAO है, आपके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका आपसे ईयर पूछ लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की धुरी किसे कहा जाता है? आप जब प्रसार के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पढ़ते हैं, आपको जब हमने प्रसार पढ़ाया था, मैंने तो आपको समझाया था, प्रसार है, प्रसार शिक्षा है, तो उसको देने वाला कौन होगा? प्रसार कार्यकर्ता होगा। प्रसार कार्यकर्ता नहीं होगा तो हम प्रसार शिक्षा दे ही नहीं सकते, है ना। जो उसमें काम करेगा उसी को तो हम प्रसार कार्यकर्ता बोलेंगे। तो कुछ भी हो, प्रसार शिक्षा का धुरी या प्रसार शिक्षा का स्तंभ, कोई कुछ भी हो, या सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इन सबके लिए आप प्रसार कार्यकर्ता ही है। एक्सटेंशन वर्कर ही होता है जो लोगों तक जाता है, लोगों तक नॉलेज पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? तो बताइए फटाफट। इसका आंसर को लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग कुछ आंसर है, एग्जामिनर ने कुछ आंसर कर दिया है। हालांकि जो एग्जामिनर ने आंसर दिया है हम उसी को आंसर मानेंगे यहाँ पर। तो संतुलन तालिका जो है आपके वो अंत में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? आपके साल के अंत में बनाई जाती है। आई थिंक यही आंसर दिया है आपके संतुलन तालिका के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर दिया है और आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए। फटाफट से सब लोग आंसर करिए इसका। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका अंत में ही आंसर होना चाहिए। उन्होंने अंत में ही आंसर दिया भी है संतुलन तालिका का। चलिए ठीक है, साल के अंत में ही बनती है। ठीक है, अंत में ही इसका आंसर एग्जामिनर ने भी दिया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, निकिल और डॉर्सी के अनुसार मानवीय साधन क्या है? तो निकिल और डॉर्सी ने समय को जो है अमानवीय साधन बताया है। बस यहाँ पर हमें ये चीज देख लेनी है, यहाँ भी समय है, यहाँ भी समय है, और आपके तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति जो है वो मानवीय साधन है, जबकि निकिल डॉर्सी ने समय को अमानवीय साधन में बताया है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में बताया है, जबकि समय आपका मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। ग्रॉस एंड क्रेंडल समय को मानवीय साधन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। पारिवारिक साधन के क्या क्या प्रकार होते हैं? तो साधन 2 ही प्रकार के होते हैं आपके। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए सब लोग कमेंट में, बहुत तेजी के साथ सब लोग कमेंट में लिखिए। साधन हम 2 ही प्रकार के पढ़ते हैं।
कौन कौन से पढ़ते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय और अमानवीय साधन को ही आपके जो है पारिवारिक साधन के ये टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो एसिड्स की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? तो अमीनो एसिड्स पढ़ाए जा चुके हैं, ट्रिक से आपको याद कराए जा चुके हैं। आपको पता है हिस्टाडीन जो है ये आपके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर आपके पर्यावरण स्वास्थ्य कर दिया गया है। सभी को पता है इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र कैसा होता है? असीमित, बहुआयामी, निर्धारित या द्विआयामी? मल्टी डायमेंशनल होता है। प्रसार कार्यकर्ता हर क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी जो है उसका क्या होता है? कार्यक्षेत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, लिनिन तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो लिनिन फाइबर आप सभी को पता है, लिनिन फाइबर हमें फ्लैक्स प्लांट से प्राप्त होता है, फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? हैजा विब्रियो कॉलरे से फैलता है, ठीक है। कौन है इसका कॉजिंग एजेंट? विब्रियो कॉलरे है। विब्रियो कॉलरा का जो शेप है वो आपके कॉमा लाइक शेप होता है, ठीक है, इसलिए इसको कॉमा बेसिलस के नाम से भी जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। विब्रियो कॉलरा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका शेप जो है वो कॉमा शेप जैसा होता है, क्लियर है। और हैजा आपके यहाँ पर अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो जल द्वारा फैलता है, हालांकि भोजन द्वारा भी आपके हैजा फैलता है, वायु द्वारा नहीं फैलता। बट हम 2 जनित रोग पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, वायु जनित रोग और जल जनित रोग, तो इसको आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन में जल द्वारा इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक वैट डाइज का उदाहरण है? बताइए, वैट डाइज है निम्नलिखित में से कौन सा? वैट डाइज आपके कॉटन से रिलेटेड जो भी आपके सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं उनको रंगने के लिए अच्छे माने जाते हैं, उपयुक्त माने जाते हैं। तो इंडिगो जो है आपके वो वैट डाइज का एग्जाम्पल है, जबकि हल्दी आपके किस में आ जाता है? नेचुरल डाइज में आ जाता है, ठीक है। नमक तो हम इसलिए डालते हैं फैब्रिक में से कलर निकले नहीं, तो सूती वस्त्रों को हम नमक के पानी में थोड़ी देर के लिए डुबा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, संचार के किस माध्यम में आपकी तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? या फिर आप बोल सकते हैं, इसका एक क्वेश्चन आपसे पीजीटी में भी पूछा गया था, हमने उसको क्लियर भी किया था कि ऐसे पत्तों जैसी श्रृंखला बना देते हैं और किसी भी टॉपिक को जो है आपको वो समझाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश कार्ड्स। क्या हो जाएगा? फ्लैश कार्ड। 15 से 20 जो है मैक्सिमम संख्या होती है, या आप 10 से 15 भी पढ़ते हैं, कहीं 15 से 20 भी पढ़ते हैं, 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इतने ही जो है कार्ड्स को हम यूज़ करते हैं, और इसमें कोई भी एक स्टोरी या कोई भी एक चीज़ जो हमें समझानी होती है वो हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जन्म से 30 मिनट की अवस्था क्या कहलाती है? जन्म से 30 मिनट की अवस्था आपकी क्या कहलाती है? तो इन्फेंसी पीरियड को आपके 2 पीरियड में बांटा जाता है, पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट एंड पीरियड ऑफ नियोनेट। पार्ट्यूनेट पीरियड आपका 30 मिनट का होता है, ठीक है, और 30 मिनट के बाद का जो पीरियड होता है वो आपके पीरियड ऑफ नियोनेट कहलाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पार्ट्यूनेट अवस्था बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है? शेयरिंग प्रोसेस किस में की जाती है? तो शेयरिंग प्रोसेस जो है वो आपके ऊन में की जाती है। किस में की जाती है? ऊन में। ऐसे ही आपसे और क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको हम टेक्सटाइल में कर चुके हैं, लाइक जैसे गिनिंग का प्रोसेस किस में किया जाता है? तो आप बहुत तेजी के साथ आंसर करेंगे कि गिनिंग का प्रोसेस मैम कपास में किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं रेटिंग का प्रोसेस किस में किया जाता है यहीं पर, तो आप बताएंगे मैम रेटिंग का प्रोसेस किस में किया जाता है? रेटिंग का प्रोसेस तेजी के साथ आंसर कीजिए। लिनिन में। लिनिन में आपके रेटिंग का प्रोसेस किया जाता है, मतलब गलाना। गिनिंग मतलब बिनौले निकालना, जो भी उसमें बीज वगैरह बीज होते हैं वो सब उससे दूर करना गिनिंग कहलाता है। वैसे ही शेयरिंग जो प्रोसेस है वो आपके ऊन के लिए किया जाता है स्पेशली। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता? फीमेल के आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जेनिटिलिया बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, एक्सटर्नल ऑर्गन को एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोलते हैं। मतलब बाह्य अंग भी होते हैं, आंतरिक अंग भी होते हैं। फीमेल्स में भी सेम होता है, फीमेल्स में भी होता है। तो मैंने आपको दोनों ही पढ़ाए हैं, फीमेल के आंतरिक अंग भी पढ़ाए हैं, बाह्य अंग भी पढ़ाए हैं। तो क्या नहीं होगा, या तो आप अब बहुत आसानी से आंसर कर देंगे कि वास्ट डिफरेंसेस जो हैं वो आपके फीमेल के आंतरिक अंगों में नहीं आते, जबकि ये मेल के आपके आंतरिक अंगों में आते हैं, प्रजनन अंगों में आते हैं। आंतरिक और बाह्य की तो बात ही नहीं है, ये मेल्स में होते हैं वास्ट डिफरेंसेस। जबकि आपके डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, ये तीनों आपके किसके हैं? ये आपके स्त्री जनन के हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होता है 1948, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आंसर दिया है 1945। तो कोई बात नहीं है, हम 1945 यहाँ पर उन्होंने इसको आंसर मान लिया है, क्योंकि किसी एक किताब में 1945 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हुई थी, वो बता दिया गया है, तो उसके अनुसार इसको आंसर कर दिया गया 1945। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्थापना पूछी गई है, स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1948 में ही हुई थी। अगर आगे कभी ये क्वेश्चन आता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए 1948, ठीक है, मान लीजिए 1954 नहीं है, 48 भी है, तो आप 1945 आंसर नहीं लगाएंगे, आप 1948 आंसर लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? इसकी बात भी मैं आपसे कर चुकी हूँ विद पिक्चर। टेबल लिनन इज अ टाइप ऑफ क्लॉथ, एक तरीके का वस्त्र है जिसको नाम दे दिया गया है टेबल लिनन, जो कि आप टेबल के ऊपर एक अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर जो आप कपड़ा बिछाते हैं उसको पहले टेबल लिनन के नाम से जाना जाता था। ये लिनन का फैब्रिक नहीं है, ठीक है, लिनन का फैब्रिक नहीं है, लिनन के फैब्रिक पे ट्विल वीव नहीं करते, ये ट्विल वीव का एग्जाम्पल है टेबल लिनन। इसके अलावा आपके गैबर्डीन है, ड्रिल है, सर्ज है, खाकी है, डेनिम है, ये सब भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सब भी आप बताएंगे मैम, ये सब भी आपके ट्विल वीव के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा टेबल लिनन भी आपके ट्विल वीव का एग्जाम्पल है। ये लिनन का कपड़ा नहीं है, ये टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा है, इसे पहले जमाने में टेबल लिनन के नाम से लोग जानते थे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, चम्मच की आकृति हो गई है, स्पून नेल है, स्पून नेल किस बीमारी में देखा जाता है? तो स्पून नेल जो आपकी बीमारी है ये आपके काइलोनिचिया जिसे बोलते हैं, काइलोनिकिया बोलते हैं, ये आपके अनीमिया रक्त अल्पता में देखा जाता है। जबकि आपके मून फेस की अगर बात आएगी तो आप बताएंगे मैम क्वाशरकोर में देखा जाता है। अडीमा कहाँ देखा जाता है? पैरों में सूजन कहाँ देखी जाती है? तो भी आपके क्वाशरकोर में देखा जाता है। मैरस्मस में आपके क्या देखा जाता है? मैरस्मस में जो है आपके बच्चा बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज फेस दिखने लगता है बच्चे का, और बच्चा बहुत कमजोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? चेचक आपके वेरियोला जोस्टर वायरस से होता है, जबकि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से आपके पेचिश बीमारी होती है, ठीक है। पेचिश आपके डिसेंट्री जिसे आप बोलते हैं, विब्रियो कॉलरी से आपके क्या होता है? कॉलेरा होता है, और साल्मोनेला टाइफी से आपके टाइफॉइड होता है, ठीक है। क्या होता है? टाइफॉइड होता है। तो बस ऐसे हम इजेक्ट आउट भी कर सकते हैं, और बाकी हमें पता भी है कि वेरियोला जोस्टर वायरस जो है आपके वेरियोला वायरस है, वेरिसेला वायरस है, ये आपके चेचक के विषाणु का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, भोजन पकाने की खदकना जो है, मतलब सिमरिंग, आपको मैंने फूड कुकिंग मेथड्स पढ़ा दिए हैं। किस में पढ़ा दिए हैं? फूड्स की जब हमने बात करी थी मैराथन में। तो कुकिंग मेथड आपके जल द्वारा होता है, भाप द्वारा होता है, चिकनाई द्वारा होता है, और वाष्प द्वारा होता है, ठीक है। जल द्वारा तो वही हो गया, वाष्प द्वारा, भाप द्वारा एक ही चीज हो गई। सूखी हवा द्वारा होता है। तो 4 विधियां होती हैं, जल द्वारा, सूखी हवा द्वारा, और चिकनाई द्वारा, और दूसरा होता है भाप द्वारा, या आप उसे बोलते हैं वाष्प द्वारा। तो जल द्वारा जब हम पकाते हैं तो बॉइलिंग होता है, फिर सिमरिंग, फिर स्टूइंग, फिर पोचिंग, फिर ब्रेजिंग, ऐसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। बॉइलिंग में टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 212 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। सिमरिंग में टेम्परेचर मैंने आपको बताया था वो रहेगा 180 डिग्री फारेनहाइट। तो 180 डिग्री फारेनहाइट को जब आप कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस में तो वो बनता है 82 टू 99 डिग्री सेल्सियस, मतलब 180 डिग्री फारेनहाइट से 210 डिग्री फारेनहाइट, ये टेम्परेचर है आपके सिमरिंग का। और जो स्टूइंग मेथड है जिसमें भोजन को बहुत लंबे समय तक हम पकाते हैं, काफ़ी देर तक पकाते हैं, उसका टेम्परेचर आपके 180 डिग्री फारेनहाइट से कम होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 180 डिग्री फारेनहाइट से उसका टेम्परेचर कम होता है, किसका? स्टूइंग का, मतलब 82 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है। 82 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सिमरिंग का टेम्परेचर कितना हुआ? 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस, 82 डिग्री टू 99 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फॉरेनहाइट में बात करेंगे तो 180 डिग्री टू 210 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। 99 डिग्री को 210 डिग्री कहते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कार्य विश्राम शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? रेशियो पूछा गया है आपसे कार्य विश्राम शयन का, तो ये आपके 8:8:8 है। 8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे आपके शयन की बात है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24, द्वितीयक रंग क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर्स क्या कहलाते हैं आपके? सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं?
तो भाई प्राथमिक रंगों के जो मिश्रण से बनते हैं उन्हीं को हम सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। दो प्राइमरी कलर्स बनाने से जो कलर हमें मिलते हैं वो सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। एक प्राइमरी एक सेकेंडरी को मिलाने से जो कलर बनते हैं वो टर्शरी कलर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आईसीएमआर ने 2020 का जो आईसीएमआर है आरडीए चार्ट है, उसमें जो आपके वेट बताया गया है मेल्स का और फीमेल्स का वो कितना है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको पता होना चाहिए। 65 किलोग्राम वेट आपके रखा गया है मेल्स का और 55 किलोग्राम जो है वो कर दिया गया है आपके फीमेल्स का। आरडीए चार्ट मैं बहुत जल्दी पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो मुझे आरडीए चार्ट ही देना है, बच्चों को समझाना है, क्योंकि आरपीएससी के बच्चों का एग्जाम है, उन्होंने मुझसे डिमांड की है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। तो बालक का समाजीकरण बताइए आप कहाँ से प्रारंभ होता है। विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान, कहाँ से स्टार्ट होता है बालक का समाजीकरण। तो परिवार से ही स्टार्ट होता है ना भाई, इसमें परिवार आपके दिया है, तो बालक का समाजीकरण परिवार से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, समय मापक इकाई टीएमयू 1 सेकंड का भाग होती है। ये आपके कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये आपके क्वेश्चन आया है होम मैनेजमेंट में। होम मैनेजमेंट भी आपसे पूछा गया है ये कार्य सरलीकरण में। कार्य सरलीकरण में भी ये आपके स्टॉप वॉच टेक्निक है, ठीक है, जहाँ पर आप टाइम मेजरमेंट यूनिट का यूज करते हैं। तो इन सब की बात हम कर चुके हैं, आपको पता भी है, आपने पढ़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 0.036वां भाग। ठीक है, 0.036वां भाग होता है आपकी 1 सेकेंड का। ये है टाइम मेजरमेंट यूनिट। कार्य सरलीकरण से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, लंबे रेशों को आप क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, लंबे रेशे क्या कहलाते हैं। तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी बच्चे, लंबे रेशे क्या कहलाते हैं। लंबे रेशे आपके फिलामेंट कहलाते हैं। लंबे लंबे रेशों को हम फिलामेंट्स बोलते हैं, छोटे छोटे रेशों को हम स्टेपल बोलते हैं। यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये इंग्लिश में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है हिंदी में। हालांकि इसमें तो इन्होंने स्टेपल फिलामेंट इंग्लिश को एज इट इज लिख दिया है, कोई बात नहीं है। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन हो जाता है तो ये क्या कहलाता है। आपके पर्यावरण में चीजें अगर इम्बैलेंस फॉर्म में आ गई हैं तो वो क्या होगा, वो आपके प्रदूषण होगा। जैसे अभी जो इतना बारिश वगैरह हो रही है, अक्टूबर के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश हुई, या ये सब इम्बैलेंस ही तो है प्रकृति का। मानसून खिसक गया है आगे, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सब ह्यूमैनिटी की वजह से हो रहा है, ह्यूमन की वजह से हो रहा है, ह्यूमंस ने करा है ऐसा। ग्लोबल वार्मिंग है, वायु का प्रदूषित होना है, सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब आपके मानव की वजह से हो रहा है। लेकिन ये प्रकृति में क्या कहलाता है, प्रकृति में ये प्रदूषण पॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। परिधानों में राफल्ड कॉलर किस प्रकार के लगाए जाते हैं। राफल्ड कॉलर जो हैं वो आपके गोलाकार लगाए जाते हैं। ठीक है, गोलाकार गले में लगाए जाते हैं, रफेल कॉलर भी बोलते हैं। लाइक दिस, जैसे ये कॉलर है तो इस तरीके से ये उठे हुए होंगे, इस तरीके से कॉलर होगा ये। ठीक है, गर्दन में। तो कॉलर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, कॉलर आप देख लेना। इसमें एक क्वेश्चन कॉलर से इन्होंने और पूछा था, मैंडरिन क्या है। तो मैंडरिन भी आपके कॉलर का प्रकार है और मैंडरिन को आपके नेहरू कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात भी करते हैं आगे। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि करने हेतु कौन सी योजना है। तो ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की वृद्धि में दर हेतु योजना बता दीजिए, सब लोग आंसर कर दीजिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4 होना चाहिए था, लेकिन आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर ए करा है। शायद आपके जो वो आया था, क्या कहते हैं, आंसर शीट, उसमें शायद ए दिया है। लेकिन मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पढ़ी है, मैंने कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नहीं पढ़ी। अभी लेटेस्ट भी मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पढ़ी है। पर ठीक है भाई, एग्जामिनर ने इसका आंसर जो है वो ए दिया है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना दिया है। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता के वृद्धि हेतु मैंने इसका आंसर कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना ही पढ़ा है, 2004 है इसका आंसर, और मैंने पढ़ाया भी है शायद आपको, लेकिन उन्होंने शिक्षा योजना आंसर मान लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। तो चाइल्ड मोरालिटी रेट आप कैसे निकालते हैं, तो आप निकालते हैं जन्म लेने वाले 1000 शिशुओं के आधार पर। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में कहाँ किया गया था। तो बहुत अच्छे से सबको पता होना चाहिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में 1873 में सबसे पहले प्रसार जो शिक्षा है शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है। तो प्रसार शिक्षा के आपके चरण हैं जो कि आपको 8 कास्ट से याद है। ठीक है, और इसमें आपको पता होना चाहिए ध्यान विकर्षण जैसी कोई चीज नहीं होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु के क्या क्या कारण होते हैं। तो
तो खराब संतुलन ये क्या है? अच्छा ये तो कुछ और हो गया, ऑप्शंस कुछ और हो गए हैं। गिव मी अ मिनट स्टूडेंट, ये इसका हो गया है। चलिए खैर, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देती हूँ, देखती हूँ कहाँ पर है क्वेश्चन, मैं आपसे ऑप्शन दे देती हूँ। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का क्या कारण है? ये ऑप्शंस गलत हो गए हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। हालांकि इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज था, लेकिन चलो क्वेश्चन देख लेती हूँ। हाँ जी, श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये गलत ऑप्शन यहाँ पे मेरे से ही हो गया है, मैं ही अपना काम खुद ही करती हूँ। श्वास अवरोध, ठीक है, पहला है कि भाई सांस रुक गई, ठीक। दूसरा ऑप्शन है आपके पास यही जन्मजात असमानताएं हैं, तो आपको देख के ही लग रहा है कि सभी होना चाहिए। तीसरा है आपके संक्रमण, ठीक। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो हमें पता है कि भाई इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण सांस का रुकना भी है, नवजात को कोई संक्रमण हो गया है तो वो भी हो सकता है, जन्मजात असमानताएं हैं, हिमोलिटिक है, या कोई भी आरएच फैक्टर है, कुछ भी आरएच फैक्टर है, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बच्चे की जान ले लेती हैं। तो ये सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न कुछ और लिख गई हूं मैं और ऑप्शंस मैंने कुछ और लिख दिए, खैर कोई बात नहीं। ऊर्जा मापने की इंटरनेशनल यूनिट क्या है? तो एनर्जी को आपको पता है, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई जो है वो जूल है। क्या है आपके? जूल है, जूल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागे की संख्या यदि 64 × 60 है तो वो क्या कहलाएगी? आंसर कीजिए। ये फैब्रिक काउंट से क्वेश्चन पूछा गया था। फैब्रिक काउंट मैंने आपको टेक्सटाइल में पढ़ाया है, टेक्सटाइल में अभी मैराथन में भी समझाया था कि जब 1 इंच कपड़े में कितने एंड्स हैं, ठीक है, एंड कितने पिक्स हैं। एंड्स पर इंच ईपीआई, और आपको मैंने बताया था पीपीआई, पिक्स पर इंच। क्लियर है? तो 1 इंच कपड़े के टुकड़े में कितने एंड्स को बोलते हैं हम वॉप यान्स, ताने के धागे, ठीक है। और पिक्स को हम बोलते हैं वेफ्ट यान्स, बाने के धागे। तो 1 इंच कपड़े में, 1 इंच कपड़े के टुकड़े में कितने धागे आपका ताना है, कितने धागे आपका बाना है? ताना ईपीआई, बाना पीपीआई, उसी को हम फैब्रिक काउंट बोलते हैं। तो अगर आपके, हमने देखा कि मेरे ताने 64 हैं, ठीक है, मेरे ताने 64 हैं और मेरे बाने 60 हैं, तो ये अच्छा संतुलन है। ये कैसा संतुलन है फैब्रिक का? ये अच्छा संतुलन है, ऐसा फैब्रिक जल्दी फटेगा नहीं, ठीक है। ये चीज होती है, इसको बोलते हैं फैब्रिक काउंट। यान काउंट नहीं है, ये फैब्रिक काउंट है, वस्त्र का गुणांक है। और अगर मेरे एक, मान लीजिए मेरे 60 जो है यहाँ पर क्या है, वॉप यान्स हैं, और मेरे यहाँ पर 35 वेफ्ट यान्स हैं, तो बताइए ये अच्छा संतुलन है, खराब संतुलन है? ये भाई खराब संतुलन है, ठीक है। इसको कमजोर भी बोल सकते हैं, बल्कि खराब संतुलन है ये। तो इस तरीके से हम निकालते हैं फैब्रिक काउंट। तो ये आपका क्या है, 64 और 60 है, तो ये तो आपके अच्छे संतुलन की बात हो रही है। मतलब 64 आपके वॉप यान्स है और वेफ्ट यान्स कितने हैं, 60 है, ठीक। नेक्स्ट, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टी का प्रयोग करते हैं? तो 2 पट्टी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो ओल्ड एज में कैल्शियम की कमी हो गई है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जबकि पिजन जो है आपके कबूतर छाती रोग, ये तो आपके पिजन चेस्ट बच्चों के रिकेट्स में देखने को मिलता है। ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट में होता है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया आपके अडल्ट में, मतलब युवावस्था में होता है कैल्शियम की कमी से। बच्चों के विकास का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो किसका परिणाम है? केवल सीखने का, केवल मैच्योरिटी का, केवल व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, या सीखना और परिपक्वता का? तो हमें पता है लर्निंग एंड मैच्योरेशन का जो है बच्चों का विकास परिणाम होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इक्वल इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, बिल्कुल बराबर प्रभाव पड़ता है। और उसी तरीके से अधिगम और परिपक्वता, लर्निंग एंड मैच्योरिटी का बच्चे के ऊपर पूरा पूरा और बराबर एक जैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सिर्फ नहीं, सिर्फ कहीं भी नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो हर बच्चे में है, हर बच्चा अलग है। कोई भी बच्चे, आपके हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं है, तो आपके घर में पैदा होने वाले 5 बच्चे सेम कैसे हो सकते हैं? नेक्स्ट देखिए, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा एसिड इकट्ठा हो जाता है? सबको पता है लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट, अल्पना कहाँ से है? अल्पना कहाँ बनाई जाती है? जल्दी आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स। अल्पना आपके बंगाल का है, ठीक है।
बंगाल का है। और अल्प ये आपके रंगोली कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल आपके ये कहाँ का है, क्या बोल सकते हैं हम, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, चित्रकला, भारत की चित्रकला, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। अगर आपके राजमा में उपस्थित है ऑक्सैलेट एंड फाइटाइट तो वो किसकी उपलब्धता को अवशोषित करते हैं, तो भाई आयरन और कैल्शियम दोनों को ही वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, परिवर्तन के वर्ग किसने दिए, क्लासेस ऑफ चेंजेस की बात कितने करी है, तो क्लासेस ऑफ चेंज आपके मार्विन मुंडेल ने की है। इन्होंने 5 क्लासेस ऑफ चेंजेस दिए, कम करके कर दिए 3, किसने, आपके ग्रॉस एंड क्रेंडल ने। अपहोल्स्ट्री का मतलब क्या होता है, अपहोल्स्ट्री का उपयोग आपके जल्दी से बताएंगे, फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। आप अपने जो सोफे वगैरह के ऊपर कवर डालते हैं ना, उसी को अपहोल्स्ट्री बोलते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल की लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है, तो इसका मुझे तो उपयुक्त सभी लग रहा था भाई, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड सभी पर सबसे ज़्यादा असर डालती है, लेकिन आंसर पौधों पर आ गया है, पौधों पर ज़्यादा असर डालती है, ठीक है। मानव पर उतना नहीं डालती, लेकिन भौतिक साधनों पर भी डालती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा ताजमहल, वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, एसिड रेन की वजह से खराब हो चुका है, लेकिन ठीक है, इसका पौधों पर ज़्यादा जो है देखने के लिए मिलता है, इसका आंसर पौधों पर हो जाएगा, मानव पर नहीं है इतना ज़्यादा असर, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी नहीं है, इसका आंसर पौधों पर ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन किसके लिए काम करता है, देखिए ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो मेन फंक्शंस है ना, ये वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस हिसाब से आंसर इसका माता और शिशु सही हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपके जो उसके कार्य हैं स्पेशल आपको वो याद रख लेने हैं, और बाकी अगर यहाँ पर ऑप्शन होता कि वो जन स्वास्थ्य की रक्षा की बात करता है तो वो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को कीजिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। प्रसार शिक्षा एक कैसी विधि है, तो प्रसार शिक्षा एक आपके एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, आपके बिहेवियरल टीचिंग है, व्यवहारिक शिक्षण है। नेक्स्ट 49, जाइगोट किसे कहते हैं, जाइगोट क्या होता है, जब स्पर्म और आपके एग से क्या बनता है, एक न्यू सेल बनता है, उसी को तो हम जाइगोट बोलते हैं। 0 डे होता है वो स्टार्ट हो जाता है जाइगोट। जाइगोट है क्या, डिप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल है, जल्दी बताइए। जाइगोट डिप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल है। जाइगोट इज अ डिप्लॉइड सेल, क्योंकि ये आपके 23 क्रोमोसोम लेता है माँ से, 23 क्रोमोसोम लेता है आपके पापा से, कंप्लीट हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स, दैट्स वाई ये कहलाता है आपके डिप्लॉइड सेल। जबकि शुक्राणु और अंडाणु क्या है, हैप्लॉइड सेल्स। किस आयु में बालक प्रयत्न और भूल द्वारा सीखता है, किस आयु में बालक प्रयत्न और भूल द्वारा सीखता है, जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। किस आयु में बालक 0 to 2 ईयर्स में आपके क्या करता है बच्चा, भूल और प्रयत्न से सीखता है, ठीक है, यही आंसर है ना इसका। जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, लिखित और छपी सामग्री किस प्रकार के साधन है, आप ऐसे ही बता दीजिए बिना ऑप्शंस को देखते हुए, बताइए। लिखी हुई सामग्री है और छपी हुई सामग्री है, आपके सामने लिखी छपी सामग्री, न्यूज़पेपर आ रहे हैं, तो वो क्या है, दृश्य है ना, ऑब्वियसली विजुअल एड के साधन है ना, दृश्य साधन है। ऑडियो तो है नहीं, आपसे बोल तो रहे नहीं है, और ना ही ऑडियो विजुअल है, विजुअल एड्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बताइए, भूलने की अचेतन प्रक्रिया, देखिए ये डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया, और ये मैंने अभी आपको बाल विकास में मैराथन में कराया कि हम भूल जाते हैं किसी चीज़ को, हमने दबा दी अपने मन में वो बात, हम उसको भूल गए अनकॉन्शियसली, ठीक है, ये रिप्रेशन कहलाता है, दमन कहलाता है, बताया था ना मैंने अभी आपको। डिफेंस मैकेनिज्म अलग से भी पढ़ा दूंगी, और ये रिप्रेशन में आता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी जब आ जाती है ना, या और उसको जब हमें स्टेबल करना होता है, हमारे संवेगों में स्थिरता लानी होती है ताकि हम जी सकें, तो उसके लिए हम बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं, उसी में एक है दमन। हमने अपनी इच्छाओं को दबा दिया, या हम उनको भूल गए, हम उस चीज़ को भूल गए, वो होता है रिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तेजी के साथ सब आंसर करेंगे। %16। नेक्स्ट देखिए 54, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, ये कथन किसने कहा है, तो ये तो डेफिनेशन है, रेड्डी जी की डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ कौन तैयार करता है, बहुउद्देशीय मल्टी फूड कौन तैयार करता है, तो CFTRI मैसूर, सेंट्रल फूड टेक्निकल
रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। यही आपके बाल आहार, माल्ट आहार, मल्टीपल पर्पस फूड जो है यही बनाता है, मल्टीपर्पस फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी भी टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई क्या है? हिंदी के ऑप्शंस में मत जाना, इसका आंसर है फाइबर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? फाइबर। तो फाइबर आप याद रखेंगे, टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई फाइबर है, देन यान, देन फैब्रिक, देन गारमेंट। ठीक है, फाइबर टू यान, यान टू फैब्रिक, फैब्रिक टू गारमेंट, इसीलिए कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम अस्थायी दांत, टेम्परेरी टीथ, जो बच्चों के सबसे पहले आते हैं, सेंट्रल इंसीजर आते हैं ना, नीचे आते हैं फिर ऊपर आते हैं, और ये होते कितने हैं? ये 4 होते हैं। इंसीजर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर 2 कौन होते हैं? फिर 2 कैनाइंस होते हैं। फिर कौन होते हैं? 2। फिर 2 प्री मोलर्स होते हैं। फिर कौन होते हैं? 3। फिर 3 मोलर्स होते हैं। ठीक है, बच्चों में प्री मोलर्स नहीं पाए जाते हैं। तो प्रथम अस्थायी दांत कौन से होते हैं? जो बच्चों के सबसे पहले दांत निकलते हैं वो आपके सेंट्रल इंसीजर्स निकलते हैं, इन्हें केंद्रिक कृंतक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक, फॉर्मल टेक्निक बतानी है आपको। जितने भी चार्ट लगे हैं वो तो आपको एक ट्रिक से याद हो जाने चाहिए कि वो सारी पेन पेंसिल टेक्निक है या फिर इनफॉर्मल टेक्निक है। केवल साइक्लोग्राफ बचता है जो कि आपके क्या है? औपचारिक टेक्निक है। अगर आपको याद नहीं है तो बाकी तो आपको याद हो जाना चाहिए। आपकी 4 टेक्निक औपचारिक हैं, 4 टेक्निक अनौपचारिक हैं। ठीक है, बाकी प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल चार्ट और आपके पाथवे चार्ट, देखो सबके बाद में चार्ट लगा है। ये तीनों आपकी किस में चली जाएंगी? इनफॉर्मल में या पेन पेंसिल टेक्निक में चली जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई? ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम नहीं थी, ये महिलाओं से संबंधित उज्ज्वला स्कीम है। इसका जो है 2007, इसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। 2007 में ये स्कीम आई थी। क्लियर है? रक्त और ऊतक में कीटोन बॉडीज किस में इकट्ठा हो जाती हैं? ब्लड में और टिश्यूज में कीटोन बॉडीज बन रही हैं। कीटोन बॉडीज इसलिए बन रही हैं क्योंकि जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है वो आपके यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं आपके सेल, तो फिर क्या आ जाता है? फैट टूटने लगता है, लिपोलाइसिस होने लगता है। जब फैट टूटने लगता है तो फैट में एक और थोड़ा सा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं कीटोन्स। ठीक है, क्योंकि तो ये फैट से निकलती हैं कीटोन्स बॉडी, फैट बॉडी में टूटता है तो ये निकलती हैं कीटोन्स बॉडी। और जब बिल्कुल मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फैट भी टूटने लगेगा तो कीटोन्स बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। कीटोन्स बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी तो पेशेंट जो है वो आपके बेहोश हो जाता है। उस कंडीशन को हम डायबिटिक कोमा कहते हैं। ठीक है, पेशेंट हमारा कोमा में चला जाता है। बेहोश तो क्या, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में ही चला जाता है। ये जो कंडीशन है कीटोन बॉडी वाली, ये स्पेशली डायबिटीज़ में ही देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि डायबिटीज़ में ही आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं, ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, सेल में उसका उपापचय नहीं हो पाता है, जिस वजह से सेल्स एनर्जी के लिए फैट्स के ऊपर आ जाते हैं। जब वो फैट्स को तोड़ने लगते हैं तो फैट्स के टूटने पर, लिपोलाइसिस होने पर एक और चीज़ निकलती है। फैट एनर्जी तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन कीटोन बॉडी भी निकालते हैं। और ये कीटोन्स बॉडी भी जो होती हैं ये एनर्जी देती हैं, ये भी एनर्जी देने का काम करती हैं, बट इनकी प्रकृति जहरीली होती है, टॉक्सिक होती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उस डायबिटिक कोमा को ही बोलते हैं। ये आपको टॉपिक मिलेगा, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, तब आप वहाँ पे अच्छे से समझ लेना। हालांकि ये कंडीशन आपके डायबिटिक कोमा में देखी जाती है। डायबिटिक कोमा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखा जाता है, इसमें पेशेंट आपके कोमा में चले जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 61, बजट के लिए उपभोग का नियम किसने दिया? किसने दिया आपके बजट की बाद में उपभोग के नियम, लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने दिया है आपके? तो आपके प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजिल ने दिया है। सबको पता है, इन्होंने व्यय की 5 मदें बताई हैं। भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन और शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य एक ही में है, जिसमें ये बात करते हैं जैसे जैसे आय बढ़ेगी भोजन पर होने वाला व्यय कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किस पर बढ़ जाता है? शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पे धनी वर्ग का बढ़ जाता है, बाकी सबका सामान्य रहता है। ठीक है, समझ में आ गई ना आपको? ये सब प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजिल की बात हम कर चुके हैं, सब कुछ आपको पता भी है, कोई नई बात नहीं है। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया? तो चाइल्ड मैरिज एक्ट से संबंधित जो अधिनियम है वो आपके कब आया? 1929 में। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, जापानी पुष्प सज्जा में सो क्या इंगित करता है? जापानी पुष्प सज्जा में आपके इकेबाना आता है, मोरीबाना आता है, ठीक है, शोका आता है, रिक्का आता है, नाजीरे, ये सब जापानी पुष्प सज्जा के ही टाइप है। इकेबाना भी इसमें एक बहुत बढ़िया टाइप है जिसमें फूलों को आपके इस तरीके से सजाते हैं, जिसमें सबसे लंबी टहनी जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है और ये सिन को प्रदर्शित करती है। दूसरी टहनी आपके 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ये सो को प्रदर्शित करती है। सो मतलब मनुष्य। सबसे लंबी टहनी जो सिन होती है वो किसको प्रदर्शित करती है? वो आपके
हेवन मतलब स्वर्ग को प्रदर्शित करती है, स्वर्ग बताती है। स्वर्ग से नीचे क्या है? मनुष्य, और मनुष्य से नीचे आपके क्या है? मनुष्य से नीचे है आपके क्या है? थोड़ी झुकी हुई हाई की, है ना, ये क्या है आपके? ये है आपके पृथ्वी। तो सो आपके किसको बताता है? सो आपके मनुष्य को बताता है। 45 डिग्री का एंगल बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? संज्ञानात्मक विकास को हमारी हेरिडिटी भी प्रभावित करती है, हमारे सेंसेस भी प्रभावित करते हैं, मस्तिष्क में कोई विकार है वो भी प्रभावित करता है। तो उपरोक्त सभी जो है आपके प्रभावित करते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कौन करता है? जल्दी से बता दीजिए। कौन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास के ऊपर जोर दिया है? तो हम सबको पता है कि वो हैं श्री जीन पियाजे जी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे बात करते हैं। वो कहते हैं बच्चे में क्षमता है, इन्नेट एबिलिटी है कि वो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। वो स्वयं जो है मतलब वो कोरी स्लेट नहीं है, जो कि जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चा एक कोरी स्लेट है, जो मर्जी आए उसमें लिख दो। जीन पियाजे जी कहते हैं जी नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि क्या करते हैं? जो कि स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, झाड़ू लगाना किस प्रकार का काम है? यहाँ पर क्वेश्चन आपके हो जाता है अलग ही टाइप का, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वाले को आंसर माना गया है। इंग्लिश में उन्होंने मॉपिंग को जो है आंसर कर दिया है, और मॉपिंग जो है मतलब पोछा लगाना आपके वो कठिन काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। जठर रस कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि जठर रस की बात हो रही है तो जठर रस तो हमारे स्टमक में पाया जाता है। अभी मैम ने पढ़ाया कि स्टमक की वॉल में आपके गड्ढे होते हैं, इसी गड्ढों में आपके इस तरीके से ग्लैंड्स होती हैं। अभी मैम ने बताया थी ये बात। यही ग्लैंड्स में आपके सेल्स पाई जाती हैं जो कई तरीके की चीज़ों को सिक्रेट करती हैं, जिसमें चीफ सेल्स आपके पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती हैं, क्योंकि पेप्सिन टूटेगा आमाशय में, है ना। इसके अलावा आपके ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, पैराइडल सेल्स होती हैं। आपको याद कराया था ऑक्स से याद करो। ऑक्स मतलब बैल, बैल हमेशा खूंखार चीज होता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा खूंखार या खतरनाक चीज क्या है जो पेट में निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती हैं ऑक्सीडेंट पैराइटल सेल्स। G सेल गैस्ट्रिन निकालती हैं। यहाँ पर बात हो रही है जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो आपको पता है जठर रस आमाशय में पाया जाएगा। आमाशय में टूटता है प्रोटीन, तो प्रोटीन को टूटने के लिए निकलेगा पेप्सिन। आंसर हो गया पेप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन तो निकलता है आपके इंटेस्टाइन में जाकर के, पैनक्रियाज निकालता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन भी नहीं निकालता है, ट्रिप्सिनोजन निकालता है। ट्रिप्सिन को आपके ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम आपके एक निकालती है, कौन सी निकालती है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन निकालती है, सब बता चुकी हूँ मैं, एंटीरोकाइनेस। नेक्स्ट देखिए, पोषण विज्ञान के जनक कौन है? तो आपके एंटीनो लवाइजोर जो है वो आपके पोषण विज्ञान के जनक हैं। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो हरविलास शारदा जी का नाम आपके बाल विवाह से जुड़ता है, बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? तो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण हमारे 8 कास्ट से हमें याद है, अटेंशन है। ठीक है, और पीजीटी में पूछा गया था अंतिम चरण कौन सा है, तो यहाँ पूछा गया है ध्यान आकर्षण है। नेक्स्ट देखिए 71, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि कौन सी हो सकती है प्रसार शिक्षा की? तो आपके एग्जीबिशन हो सकती है, प्रदर्शनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आकार और ग्राफ से केवल हम एक दिखा सकते हैं किसी चीज का शेप। चित्र, फोटोग्राफ से केवल किसी को चित्र दिख सकती है ना। श्रव्य सामग्री से केवल आदमी सुन सकता है। जबकि प्रदर्शनी में क्या होगा? प्रदर्शनी में लोग देखने भी आएंगे, वहां पर जो लोग उनको कुछ दिखा रहे हैं तो उससे उसके बारे में पूछ भी सकते हैं, एक इंटरेस्ट मेंटेन हो सकता है। तो बहुत इफेक्टिव मेथड इनमें सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? आपके प्रदर्शनी हो जाएगा। ठीक है, एग्जीबिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, तो जिस दिन आपके 7 अप्रैल 1948 में जब आपकी स्थापना हुई थी WHO को, इसी वजह से 7 अप्रैल को आपके अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के नाम से जाना जाता है। WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा को मापने की विधि को हम क्या कहेंगे? तो जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी को मापने की विधि आपकी कैलोरीमेट्री कहलाती है। ठीक है, कैलोरीमेट्री कहलाएगी। नेक्स्ट बताइए, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई या वजन प्रति इकाई लंबाई वजन क्या दिखाता है? तो आपके लेंथ पर यूनिट मास, मास पर यूनिट लेंथ, या आपकी यान काउंट है, यान काउंट सिस्टम है। ठीक है, धागे की संख्या है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, उसके दृष्टिकोण, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये किसका आधारभूत दर्शन है? यहाँ पर बहुत से बच्चों ने शिक्षा भी आंसर लगा दिया था, लेकिन शिक्षा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम एजुकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना है बच्चे।
क्या कि हम केवल शिक्षा नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आप एजुकेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप एजुकेशन के साथ में एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो शिक्षित करके व्यक्ति के मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार में परिवर्तन लाने का आधारभूत दर्शन है। किसका? प्रसार शिक्षा का। यहाँ पर हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। शिक्षा भी बिल्कुल सही है भाई, शिक्षा थोड़ी गलत है, शिक्षा का भी तो यही काम है, शिक्षित करके लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। लेकिन हम एज अ होम साइंस स्टूडेंट हम स्पेशल एजुकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल एजुकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो आंसर एक्सटेंशन एजुकेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अब ऐसा तो आप बोलेंगे मैम अनौपचारिक शिक्षा भी हो सकता है। भाई अनौपचारिक शिक्षा ही तो है आपके एक्सटेंशन एजुकेशन, लेकिन नहीं, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है प्रसार शिक्षा, क्योंकि आप प्रसार के विद्यार्थी हैं, आप प्रसार शिक्षा के विद्यार्थी हैं, आप प्रसार शिक्षा पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो आंसर प्रसार शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक विकास योजना तो 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 आपके है किससे? CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या है हमारी? CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, कांथा कहाँ से संबंधित है? दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, चित्रकला का भी पूछा गया है और एम्ब्रॉयडरी का भी पूछा गया, दोनों बंगाल से पूछे गए। तो कांथा कहाँ की कढ़ाई है? बंगाल की कढ़ाई है। ठीक है, किस पे की जाती है? कुल्टेड फैब्रिक पे की जाती है। आपको पता है कुल्टेड फैब्रिक पे की जाती है, या कांथा हम कह सकते हैं एक तरीके का कुल्टेड मेथड है। कुल्टेड मेथड क्या है? बहुत सारे कपड़ों की लेयर्स बना करके उसके ऊपर जो है आपके कांथा वर्क किया जाता है और उसमें रनिंग स्टिच का यूज किया जाता है ना। सबने इसके मोटिव बनाए भी होंगे अपने उसमें लैब्स में जब काम किया होगा ना, आपके टेक्सटाइल के प्रैक्टिकल्स में तो बनाए होंगे। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना बिल्कुल है, ज्ञान में परिवर्तन लाना बिल्कुल है, कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना बिल्कुल है। और यहाँ देखिए प्रश्न में भी यही सब पूछा गया है। देखिए पूछा गया है मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार में परिवर्तन लाना, और यहाँ देखिए ये भी यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है। दृष्टिकोण, ज्ञान, कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना किसका उद्देश्य है? आपके प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। क्या करता है? खेल, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक खेल। तो सबको पता है भाई, प्ले, खेल। खेल बच्चों में बहुत ज़रूरी है। जितना बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी है उतना बच्चों के लिए खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो उनमें सहयोग की भावना को भी उत्पन्न करते हैं। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, किसी लक्ष्य के लिए खेल नहीं खिलाता। खेल बच्चों में सहयोग की भावना, सामुदायिक भावना, सामाजिक भावना को उत्पन्न करता है, उनके अंदर कॉम्पिटेंस लाता है, कंपटीशन भी उनके अंदर होता है कि हाँ भाई हम खेलेंगे आपस में, चलो 4 लोग खेलते हैं, कौन जीतता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों में, और नैतिक गुणों का भी विकास होता है उनके अंदर। ये भी उन्हें समझ में आता है कि जरूरी नहीं कि हर बार मैं ही जीतूं, दूसरा भी जीत सकता है ना। तो ये सब भावनाएं कौन पैदा करता है? खेल। नेक्स्ट देखिए, गर्भकालीन अवस्था होती है, प्रेगनेंसी एज कब से कब तक की होती है? आंसर करेंगे तेजी के साथ। कॉन्सेप्शन टू बर्थ। क्या बोलेंगे आप? कॉन्सेप्शन टू बर्थ। जिस दिन आपने कंसीव कर लिया, जिस दिन जाइगोट और फर्टिलाइजेशन आपका हो गया और आपके इम्प्लांटेशन हो गया, बस आपके क्या स्टार्ट हो गया। हालांकि जिस दिन आपका जाइगोट बना, मतलब जाइगोट मतलब आपके 0 डे, तो यहीं से आपकी प्रेगनेंसी काउंट होने लगती है। ठीक है, तभी तो 0 to 2 वीक का समय जाइगोटिक पीरियड कहलाता है। तो ये आपके 0 डे इसी को बोलते हैं। यहीं से आपके जो है गर्भकालीन अवस्था स्टार्ट हो जाती है, जन्म तक। नेक्स्ट देखिए, BCG का टीका किसके लिए लगाते हैं? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका आपके टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा, काकरोग, मृत्यु का कप्तान, कुछ भी बोलिए उसके लिए लगता है। टीबी जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कॉज होता है, टीबी जो कि वायु से होने वाली बीमारी है, टीबी जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर देने के लिए तैयार हो। बिल्कुल समझ में आ रहा है? इतना आपको इस बार मैंने इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको समझा भी दी और आपको पता भी है। कोई ऐसा नहीं कि मेरे समझाने से ही आएंगे, आपको खुद को भी पता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ आपके किस वर्ष किया गया? 2000 में किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके 2000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 83। बताइए कैम्फनर डाइट का यूज किसके लिए करते हैं? कैम्फनर डाइट, सिप्पी डाइट, बहुत सारे डाइट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ग्लूटेन फ्री डाइट। जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका, बहुत तेजी के साथ आंसर लिखिए। कैम्फनर डाइट आपके किसके लिए यूज की जाती है? हाइपरटेंशन। किसके लिए यूज की जाती है आपके कैम्फनर डाइट? हाइपरटेंशन के लिए यूज की जाती है।
आंसर क्या हो जाएगा आपके? हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप में हम क्या यूज करते हैं? उच्च रक्तचाप में हम कैम्फनर आहार का यूज करते हैं। लो सोडियम डाइट किसके लिए यूज की जाती है? यहाँ पर एक आंसर और दे दीजिए आप लोग। लो सोडियम डाइट किसके लिए यूज की जाती है? सोडियम कम देना है हमें, किसके लिए यूज करेंगे हम? जी, उच्च रक्तचाप के लिए यूज करेंगे हम। क्या यूज करेंगे हम? लो सोडियम डाइट। इसके अलावा हम कैम्फनर आहार का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। 84 देखते हैं। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को आप क्या कहते हैं? आपका शरीर, आपके अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया एंटर कर गया है तो आप बताइए आपका शरीर क्या करता है? लड़ता है उसके अगेंस्ट, है ना? उससे लड़ता है, फाइट करता है। तो ये क्या कहलाती है? ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। डैश में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्रदान की गई, कब की गई? इसका आंसर जो है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का, मैंने सही बताया ना, 2000 ही है ना कि 1977 है? चलो एक बार इसको फिर से मैं क्लियर कर लूंगी। 2005 होना चाहिए था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो तो 2005, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है 2005। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुरुआत तो जो है आपके आई थिंक 1977 है या 2000। एक बार चलो इसको रीचेक कर देंगे हम। रीचेक करके मैं दोबारा करा दूंगी, ठीक है? इसको कोई बात नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे ही शायद। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ बताइए कब किया गया? तो ये तो सबको वही सही है, 1914 में हमने पढ़ा है। 1914 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आपके मान्यता प्रदान कर दी गई थी। अनिवार्य बचत का उदाहरण क्या है? कंपलसरी सेविंग्स। बताइए, कंपलसरी सेविंग्स बात करी थी हमने किसमें? आपके होम मैनेजमेंट के मैराथन में बताया दिया था मैंने आपको कायदा दोनों का फ्लो चार्ट दिखा के कि अनिवार्य बचत में आपके जीपीएफ और सीपीएफ आएगा। ठीक है, जीपीएफ एंड सीपीएफ। तो सामान्य भविष्य निधि जो है वो कंपलसरी सेविंग का उदाहरण है। मतलब ये कंपलसरी ही होता है, ये जो लोग नौकरी करने वाले होते हैं उनके लिए होता है। जीपीएफ तो केवल और केवल आपके सरकारी नौकरी वालों के लिए होता है, जबकि सीपीएफ जो होता है आपके वो आपके प्राइवेट में नौकरी करने वालों के लिए होता है। ठीक है, जीपीएफ केवल और केवल सरकारी लोगों का कटता है। नेक्स्ट देखिए, आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंग जो है आपके फाइबर की मात्रा कितनी है 2000 किलो कैलोरी पे? तो 30 ग्राम। कितनी है? 30 ग्राम। देखिए आईसीएमआर ने जो आरडीए दिया है ये आपके इस बार थोड़ा रिवाइज हुआ है। जो पहले इन्होंने दिया वो अलग आया, फिर इन्होंने दोबारा उसको रिवाइज करके निकाला है, इसलिए दो आरडीए आपको देखने के लिए मिलते हैं नेट पर। और मैं अब आपको रिवाइज आरडीए पढ़ाऊंगी, ठीक है? जो अभी फाइनल हमें पढ़ना है वही आरडीए पढ़ाऊंगी। तो उसके अकॉर्डिंग 30 ग्राम है इसका। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके क्या हो जाता है आंसर? मिलावट किसे कहते हैं आप बताइए? मिलावट क्या है? फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे। अडल्ट्रेशन क्या होता है? अडल्ट्रेशन है भाई आपके सभी बाहरी वस्तु आप भोजन में मिला दीजिए, भोजन से उसके मूल्यवान तत्वों को निकाल दीजिए, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के आप नाम पर कम गुणवत्ता वाली चीजों को बेचिए, तो सभी आपके अडल्ट्रेशन है। नेक्स्ट बताइए, प्रसव में पहले नितंब आना, फिर टांगे बाहें आना, अंत में सिर आना, ये कैसी स्थिति है? तो ये आपसे टाइप्स ऑफ बर्थ से क्वेश्चन पूछा गया है, जन्म के प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर बताएंगे सभी बच्चे? जी, इसका आंसर तो हो जाएगा आपकी ब्रीच बर्थ। क्या हो जाएगा? ब्रीच बर्थ। नेक्स्ट बताइए 90 का मैंडरिन क्या है? तो मैंडरिन आपके एक प्रकार का कॉलर है और इसको नेहरू कॉलर के नाम से भी जानते हैं। नेहरू जी जैसा कॉलर पहनते थे ना, वैसा ही ये कॉलर है मैंडरिन, इसलिए इसको नेहरू कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। रक्त में, ब्लड में शुगर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, नॉट 1000। ठीक है, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है मैंने? बहुत ज्यादा बार कराया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो भाई दिल्ली में हुई। क्या नाम था? लेडी इरविन कॉलेज था। टॉर्सल क्या है? टॉर्सल प्रयास आपके झुकना बैठना आपके क्या है? टॉर्सल इफेक्ट है, जहां पर आपकी बॉडी का टॉर्सो वर्क करता है। ठीक है, ये आपके मान लीजिए ये है, तो ये जो आपके बीच का जो वर्क होता है, ये जितना हिस्सा है, ये टांगों तक, पेल्विक रीजन तक, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा टॉर्सो कहलाता है। ठीक है, ये आपके झुकने बैठने में कहाँ हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं?
तो आपके क्या बोलेंगे जाइगोट के आंतरिक परत को? जाइगोट, जब आपके जो जाइगोट होता है ना, तो जब ये आपके इम्प्लांट हो जाता है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसके बाहर एक मैंने आपको बताया था आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर आ जाती है जो इस एम्ब्रियो को प्रिवेंट करती है, इस एम्ब्रियो को सुरक्षा देती है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर फर्दर डिवाइड होती जाती है और ये जो बाहरी लेयर है ये कोरियन कहलाती है, ठीक है, ये कोरियन का निर्माण करती है। लेकिन एम्ब्रियो के अंदर जो है, एम्ब्रियो की जो लेयर होती है वो एमनियन होती है। क्या होती है? एमनियन। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा का पूरा, मैं आपको जाइगोटिक जो डेवलपमेंट है ये आपको पूरा बताऊंगी, मैं कैसे कोरियन लेयर बनती है अभी बताऊंगी। अभी मैं जल्द ही आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगी, कैसे कोरियोनिक विलायस बनते हैं, कैसे कोरियन लेयर फॉर्म होती है, कैसे प्लेसेंटा फॉर्म होती है, कैसे अम्बिलिकल बनता है, कैसे क्या होता है, तो बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगी ये चीज़। फिलहाल भ्रूण की आंतरिक परत एमनियन है। और अगर आपसे यही पूछ लेते हैं भ्रूण की बाह्य परत का नाम क्या है, ठीक है, तो बाह्य परत हो जाएगी भ्रूण की कोरियन। क्या हो जाएगी? कोरियन। और जब एम्ब्रियो पीरियड आ जाता है, एम्ब्रियो पीरियड में 3 लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, अंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म बाह्य अंगों का निर्माण करता है, मीजोडर्म आपके कनेक्टिव टिश्यूज का निर्माण करता है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। और जो एंडोडर्म होता है अंदर वाला, ठीक है, वो आपके जितने भी शरीर में अंदर अंग है, लाइक जैसे पाचन तंत्र वगैरह है, उसका निर्माण करता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न विष में से कौन सा निद्राकारी विष है? ये क्वेश्चन भी गलत है अगर आपने ध्यान दिया हो तो। निद्राकारी विष जो है अफीम, गांजा, चरस तीनों है। यहाँ पर इन्हें पूछना चाहिए था निम्न में से कौन सा निद्राकारी विष नहीं है। इन्होंने आंसर तो दे दिया अफीम, तो भैया गांजा और भांग क्या है? हैं? अगर आप 9th क्लास की बुक देखते हैं, 9th क्लास की बुक में आपके ये चारों तरीके के विष दिए गए हैं, तो अफीम, गांजा, चरस, भांग, मार्फिया, ये इन्होंने नींद लाने वाले विष के एग्जाम्पल्स बताए हैं। जबकि शराब आपके नींद लाने वाले विष में नहीं है। तो आपके यहाँ पर जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन्हें पूछना चाहिए था निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष नहीं है, तो आपका आंसर होता भैया शराब नहीं है। जबकि नींद लाने वाले विष आपके अफीम भी है, गांजा भी है, भांग भी है, चरस भी है, मार्फिया भी है। और आपके अकॉर्डिंग टू 9th की जो बुक है ना, उसमें दिया हुआ है। लेकिन पता नहीं किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, किस हिसाब से आंसर दिया गया है। इसका आंसर अफीम दे दिया गया है शायद, मुझे तो यही पता है। मैंने तो इसका जो आपके रिवाइज्ड आया था आंसर की वो देखा नहीं, तो मुझे तो इतना पता है शायद अफीम आंसर दिया गया, लेकिन मेरे हिसाब से अफीम आंसर बिल्कुल गलत है। अफीम कैसे हो गया? तो फिर आपके गांजा भांग कौन सी कैटेगरी में डालेंगे आप? गांजा भांग आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? आप जलन पैदा करने वाले के विष अलग हैं, कास्टिक सोडा, अमोनिया, कार्बोनिक एसिड आप बताते हैं। आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष में आपके संखिया, पारा, शीशा, सड़े गले भोज्य पदार्थ आते हैं। नींद लाने वाले विष में आपके अफीम, गांजा, चरस, भांग, मार्फिया आते हैं। और आपके तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाला आपका सेरिबेलम हिल जाता है, मैंने आपको पढ़ाया, शराब से, धतूरे से, क्लोरोफॉर्म से। पता नहीं किस हिसाब से आंसर किया, क्या कहा जा सकता है। फिलहाल हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स ग्रीक की देवी का नाम, ठीक है। ग्रीक की देवी और यूनान की देवी ये दोनों एक ही चीज़ है, ग्रीक और यूनान एक ही चीज़ है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। बच्चे कहते हैं मैम 9th या 10th की बुक में यूनान दिया हुआ है, तो वो दोनों एक ही बात है, ग्रीक भी वही है, यूनान भी वही है, ठीक है। तो हाइजीन शब्द आपके हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी का नाम। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में कौन नियुक्त किए जाते हैं? तो आपके हेल्थ गाइड जो हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट देखिए 98 नंबर का, पारिस्थितिक विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? सिचुएशन एनालिसिस आपके अनौपचारिक और नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। यही आंसर है ना इसका। पारिस्थितिक विश्लेषण आपके किसके अंतर आता है? तो आपके अनौपचारिक और आपके नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? आंसर करेंगे सभी लोग, मूल्य पढ़ा चुके हैं, वैल्यूज की बात हम कर चुके हैं, आपको भी पता है। अगर आप वैसे मूल्य की बात करेंगे तो मूल्य आपके 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य मूल्य को ही आपके वो बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बोला जाता है, और आंतरिक मूल्यों का आपके इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है, जो आपके अंदर से निहित है। तो बताइए सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? बहुत तेजी के साथ सब आंसर करेंगे। सुंदरता आपके आंतरिक मूल्य का साधन है, आपकी बुद्धि, आपकी बौद्धिकता आंतरिक मूल्य है, ठीक है। क्या है? आपके आंतरिक मूल्य है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 100 नंबर का आंसर करेंगे सब। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? क्लियर फ्लूइड डाइट नहीं है, ठीक है, बताइए। तो सब कुछ है, सब कुछ है। चाय नहीं है, चाय किसी भी तरीके की इसमें नहीं आती, मतलब
थेराप्यूटिक डाइट में नहीं आती, क्योंकि चाय एक तरीके का बस आपका एनर्जी बूस्टर है। आपको अपनी एनर्जी बूस्ट करनी है, आपको बहुत थकान हो रही है तो आप चाय पीते हैं और आप कॉफ़ी पी लेते हैं, है ना। लेकिन किसी भी तरीके से चाय और कॉफ़ी आपके हेल्दी डाइट्स नहीं माने जाते हैं। तो आप किसी भी पेशेंट को आप वैसे दे देते हैं, लोग चाय बिस्किट देते हैं, ऐसा नहीं कि देते नहीं है, बट फलों का रस, नींबू का पानी, दाल का पानी आपके क्लियर फ्लूइड डाइट में आते हैं भाई, इसे छान छान के दे सकते हैं, लेकिन चाय नहीं दी जाती। नेक्स्ट है 101, डिब्बा बंद जैम है, जेली है, उसके ऊपर कौन सा चिन्ह लगा होगा, तो आपको पता है एग मार्क एग्रीकल्चर पे लगे होते हैं, सारे एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर आपके एग मार्क लगा होता है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट से रिलेटेड जो भी आप जेली है, जैम है, स्क्वैश है, इस सब पे आपके FPO लगा होता है। क्या लगा होता है आपके FPO, ठीक है। और ISI तो आपके जितने भी ये आइटम्स होते हैं, लाइक जैसे आप ये लाते हैं चूल्हा वगैरह खरीद के लाते हैं, गैस चूल्हा वगैरह, इस पे ISI मार्क होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके FPO हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, एस्बेस्टॉस है, बताइए भैया एस्बेस्टॉस है, बहुत मतलब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, हर बार TGT PGT में किसी ना तरीके से। बताइए एस्बेस्टॉस है, एस्बेस्टॉस आपके क्या कौन सा रेशा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, सब लोग आंसर कर दीजिए। एस्बेस्टॉस आपके खनिज रेशा है, खनिज रेशा है। प्राकृतिक जगत में आपके हम 3 तरीके के डिवीजन करते हैं। नेचुरल फाइबर्स में आपके प्लांट से हमें जो मिलते हैं वनस्पति जगत से, और जो हमें मिलते हैं आपके जंतु जगत से, तीसरे हमें मिलते हैं खनिज जगत से। तो खनिज में हमको सोना मिलता है, चांदी मिलता है और एस्बेस्टॉस मिलता है। तो आपके ये मिनरल फाइबर है। कौन सा फाइबर है, मिनरल फाइबर है। और अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि जंतु जगत से प्राप्त होता है या प्राणी जगत से प्राप्त होता है या प्राकृतिक फाइबर है, कृत्रिम फाइबर, तो आप बताएंगे भाई प्राकृतिक फाइबर है। प्राकृतिक में भी ये हमको खनिज से प्राप्त होने वाला रेशा है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उल्टा टाका किसे कहते हैं, तो उल्टा टाका आपके पर्ल स्टिच को बोलते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्पल है इसका निटिंग का। तो निटिंग का एग्जाम्पल है ये आपके। निटिंग आपके 2 प्रकार से होती है, वेफ्ट निटिंग और वॉप निटिंग। जिसमें जो आपके वॉप निटिंग है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि वो बिना मशीनों के होती ही नहीं है, मशीन से ही होती है आपके वॉप निटिंग, है ना। निटिंग जो एक तरीका है आपके वस्त्र के निर्माण का। वेफ्ट निटिंग का आपके एग्जाम्पल है ये पर्ल निटिंग, उल्टा टाका जिसे हम बोलते हैं। उसमें आपके रिब निटिंग आता है, प्लेन निटिंग आता है, पर्ल निटिंग आता है, डबल क्लॉथ निटिंग आता है, वेफ्ट निटिंग, ठीक है। ये आपकी ज़्यादा बेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये आपके हाथ से, मशीन से, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन वॉप निटिंग तो केवल और केवल मशीन से होती है। वॉप निटिंग के आपके एग्जांपल्स होते हैं रैशल, मिलानीस, ट्राइकॉट, है ना, वो वॉप निटिंग के एग्जांपल्स हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को आप क्या बोलेंगे। मैंने ये चीज़ आपको पाचन तंत्र में पहले पढ़ाई थी और बहुत अच्छे से समझाया था कि इंटेस्टाइन से आपके जब आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, आपके अमाशय से जो फूड है, जब वो आपके इंटेस्टाइन में आता है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर HCl प्रेजेंट है, तो फूड आपके बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इंटेस्टाइन उतना एसिड बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंटेस्टाइन पे आपको चाहिए, क्या चाहिए, आपको चाहिए क्षारीय फूड, फूड कैसा हो जाए, क्षारीय हो जाए। तो इसके लिए आपके पेनक्रियास भी काम करता है, मैंने आपको समझाया था, पेनक्रियास काम करता है। तो पेनक्रियास से हार्मोन सिक्रीट हो। इसके अलावा यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर भी हार्मोन्स अपना सिक्रीट करे, अपने एंजाइम्स को निकाले, नॉट हार्मोन्स, एंजाइम्स को निकाले। तो इसके लिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कोलिसिस्टोकाइनिन निकालती है। क्या निकालती है, कोलिसिस्टोकाइनिन, जो क्या करता है, जो आपके गॉल्स ब्लैडर से बोलता है भाई लाओ देखो फूड आ रहा है, फैट भी है इसमें साथ में, और फूड का मीडियम बहुत एसिडिक है, इसको कैसा कर दो, इसको क्षारीय कर दो, वरना देखो हमारी इंटेस्टाइन जल जाएगी बेचारी, हमारा ड्यूडेनम जल जाएगा। और ड्यूडेनम जल गया तो हम क्या करेंगे यार, खाना कहाँ से हमारे अंदर आएगा। जेजना मेली हम नीचे पड़ी हैं, बेचारा ड्यूडेनम ही ऊपर है, अब वो जल गया फिर हम क्या करेंगे। तो देखो जरा, पेट में तो HCl है, पेट की तो भैया लेयर्स मोटी मोटी हैं, तो HCl से बच जाती हैं, हम पे थोड़ा रहम करो। तो वो कहता है पेनक्रिया, गॉल ब्लैडर कहता है चलो ठीक है यार, तुम लो पित्तरस ले लो। पित्तरस क्या करता है, फूड को आपके क्या कर देता है, क्षारीय बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये पेनक्रियास से भी कहता है, पेनक्रियास से कहता है अरे भैया तुम क्षारीय फूड पे ही काम करते हो, चलो चलो थोड़ा आओ, निकलो आओ, क्षारीय करो, अब आ रहा है फूड, क्षारीय हो रहा है, उस पर काम करो चल के, ठीक है। तो पेनक्रियास फिर अपने एंजाइम सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, तो ये कोलिसिस्टोकाइनिन हो जाएगा। अपना दिमाग थोड़ा सा अगर आप एग्जाम में लगा लेते, जो इस वजह से गलत रह गया, जिनका गलत हो गया, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टेटिन तो पेनक्रियास निकालता है ना,
इंसुलिन निकलता है पेनक्रियास के बीटा सेल से, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगॉन, आपके डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टेटिन। ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी आपको, आज भी पढ़ाती हूँ, अभी भी पढ़ा दूंगी। इंसुलिन आपके बीटा सेल से निकलता है, ये हाइपरग्लाइसेमिक करता है, सॉरी हाइपोग्लाइसेमिक करता है, ये ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है। ग्लूकेगॉन ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज, हाइपरग्लाइसेमिक का काम करता है। ये इन दोनों का पिताजी है, ये इन दोनों को देखता है, इन दोनों का काम सही से चलता रहे। सोमैटोस्टेटिन वो देखता है, ठीक है। ये स्टेटिन है, ट्रोपिन नहीं है। सोमैटोट्रोपिन आपके जीएच होता है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, से सोमैटोट्रोपिन बोलता है। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। बाकी इसका नाम तो कोलिसिस्टोकाइनिन है ही। स्काउरिंग का प्रयोग किस में होता है? तो स्काउरिंग का प्रयोग भी आपके भाई शेयरिंग है, स्काउरिंग है, वूल में होता है। क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर ने तो एक ही से पूछ लिए, गिनिंग पूछ लेता क्या जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, ढाका की मलमल किससे बनती है? तो ढाका की मलमल तो सबको पता है भाई, सूती रेशे से। वो मलमल है तो सूती कपड़ा ही तो है, तो ढाका की मलमल आपके सूती रेशों से बनती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके अलावा पीजीटी में पूछा गया था शबनम और ओस की बूंद के समान और बफ्ते हवा, ये किसके उदाहरण है? तो सबको पता है ये ढाका की मलमल के उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ढाका के ओ ये 2 बार आ गया, चलो कोई बात नहीं। 107, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। तो एस्पेक्ट्स क्या हैं बाल विकास के? तो हमने आपसे पहले ही बात करी थी, बाल विकास के आपके मेन तो 3 एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल, सोशल एंड आपके कौन सा होता है? इमोशनल होता है, ठीक है। कॉग्निटिव होता है। और सोशल तो मैं आपके कौन कौन से होते हैं? फिजिकल होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, सोशल होते हैं। तो फिजिकल में ही आपके मोटर डेवलपमेंट जुड़ जाता है, ठीक है। कॉग्निटिव संज्ञान के साथ आपकी लैंग्वेज चली जाती है, भाषा चली जाती है। सोशल के साथ आपके मोरालिटी आ जाती है और इमोशंस आ जाते हैं, यही तो है। तो ये सारे के सारे आपके एस्पेक्ट तो हैं बाल विकास के। तो शरीर, गत्यात्मक, भाषा सभी हैं एग्जाम्पल्स आपके बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। जीवन चक्र की किस अवस्था में आपके साधनों की मांग, आपके धन की, शक्ति की, समय की मांग बढ़ जाती है? सबको पता है भाई, विस्तार अवस्था में। परिवार की दूसरी अवस्था है, परिवार हमारा बढ़ रहा है। लड़का लड़की ने शादी की थी, अब उनके बच्चे हो रहे हैं, 2-3 बच्चे हो गए हैं, वो आगे पढ़ रहे हैं, विस्तार अवस्था है। सबसे लंबी चलने वाली अवस्था है ये, और सबसे छोटी आपके प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है। सबसे लंबी चलने वाली विस्तार अवस्था होती है। तो इसमें धन की भी मांग बढ़ती है, समय की भी मांग बढ़ती है और शक्ति की भी मांग बढ़ती है। तीनों रिसोर्सेज की मांग बढ़ जाती है, टाइम, एनर्जी एंड, और क्या बचा? धन, समय, शक्ति, टाइम, एनर्जी एंड, देखो इंग्लिश में दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या कोई बात नहीं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट करते हैं ना। टाइम मैनेजमेंट, धन, समय, शक्ति, पावर, पावर हो गया आपके, एनर्जी मैनेजमेंट, हाँ। धन, मनी मैनेजमेंट, कैसा दिमाग हो गया है, मनी नहीं दिमाग में आ रहा है। मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट, तीनों की मांग बढ़ जाती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस है ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज का टूटना मतलब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में परिवर्तन। ये कहाँ पर होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म कहाँ है? साइटोप्लाज्म सेल में है। तो सेल में जब ग्लूकोज जाता है तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर ये पायरुवेट जाता है आपके। इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज टूट रहा है, लाइसिस हो रहा है, मतलब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये पायरुवेट आपके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर होती है सिट्रिक साइकिल कंप्लीट, ठीक है। उसको आपके क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक साइकिल को। वहां पर जो है ये पायरुवेट कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, फिर इससे निकलती है हमारे एटीपी एनर्जी, क्लियर है, जो कि हमारी सेल्स यूज कर पाती हैं। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन आपके ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस क्योंकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है, एक नई चीज बॉडी में बन रही है, ग्लाइकोजन बन रहा है। ग्लाइकोजन का विघटन ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोजन बॉडी में टूट रहा है एनर्जी के लिए, तो ये चीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाएगी। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन आपके ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोज टूट रहा है, ग्लूकोज का विघटन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज पायरुविक में कन्वर्ट होगा, तो इसको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आपके सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, जबकि आपके क्रेब्स साइकिल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। अमीनो अम्ल वसा का निर्माण, आपके अमीनो अम्ल और वसा का निर्माण तो आपके प्रोटियोजेनेसिस कहलाएगा। अमीनो अम्ल का निर्माण होना प्रोटियोजेनेसिस कहलाएगा, और वसा का निर्माण होना आपके लिपोजेनेसिस कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता अमीनो अम्ल और वसा का विघटन तो वो प्रोटियोलाइसिस कहलाता और आपके लिपोलाइसिस कहलाता। आई होप ये क्लियर होगा। 110 नंबर, बोनली ऊन। बोनली ऊन कुछ नहीं होता है, इसको बोलते हैं बॉटनी वूल, ठीक है। बॉटनी वूल, बोलनी वूल, जैसे बोराका हो गया ना ब्रोकस का, वैसे बोलनी का, बॉटनी का बोलनी हो गया। फिलहाल मेरिनो वूल होती है, जिसको बॉटनी वूल के भी नाम से जाना जाता है। मैंने बहुत नेट पर सर्च किया, बोलनी वोलनी वूल कुछ नहीं होता है,
नेक्स्ट देखिए, मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो आपको पता ही है, मर्सराइजेशन जो है आपके वो एक केमिकल परिसज्जा है, रासायनिक परिसज्जा का उदाहरण है। और इसमें हम कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कास्टिक सोडा का। ठीक है, कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। और ये किस पे की जाती है? तो ये सूती वस्त्र पे चमक लाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में सन्निग्ध दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? सन्निग्ध दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? तो आपके केंद्र से परिधि की ओर, मतलब ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। कौन सी डायरेक्शन है ये? प्रॉक्सिमोडिस्टल। पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, फिर बाहर की एक्सट्रीमिटीज डेवलप होंगी बच्चे की। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन है। हिंदी में इसको सन्निग्ध दूरस्थ विकास भी बोलते हैं या केंद्र से परिधि की ओर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विरासत में मिली हुई आय क्या है? तो विरासत में मिली हुई आय यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष आय का एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट इनकम का एग्जाम्पल है। ये बात बिल्कुल सही है, ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ मैनेजमेंट की, उसमें क्या समझा चुकी हूँ आपको मैराथन में, कि हमें इनकम दो तरीके से प्राप्त होती है। स्पेशली जो अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे तो इनकम हमें दो तरीके से मिलती है हमेशा, या तो जो हम अर्न करते हैं या जो हम अर्न नहीं करते हैं। हम अर्न करते हैं तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, हम गए हमने कमाया पैसा, हमारी डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, लेकिन हमको पापा ने कुछ पैसे दे दिए, मम्मी ने अपनी जायदाद, पापा ने जायदाद हमारे नाम लिख दी, तो वो इनडायरेक्ट इनकम है। ये इनकम के दो मेन टाइप होते हैं, बाकी वो आप अलग पढ़ते हैं, जो है मनी इनकम और आपके साइकिक इनकम और रियल इनकम। तो रियल इनकम जो होती है वो आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होती है, वो मैंने आपको समझाया है कि कैसे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होती है। लेकिन विरासत में मिली हुई आय आपकी कभी भी प्रत्यक्ष आय नहीं होती है, ये अप्रत्यक्ष आय इनडायरेक्ट इनकम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, गेहूं का चोकर। तो गेहूं हो गया, ये गेहूं ब्रांड हो गया। तो ऊपर वाली लेयर में आपके क्या पाया जाएगा? ऊपर वाली लेयर कोई, तो इसी से तो चोकर बनेगा, इसी को आपके पेरिकार्प बोलते हैं। अनाज की संरचना वाला वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं इसको डिटेल में। सिंथेटिक डाइस की खोज किसने की? संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की? सबको पता है, विलियम हेनरी पर्किंस ने 1856 में। कब करी? 1856 में। ठीक है, किसकी खोज करी इन्होंने? इन्होंने आपके सिंथेटिक डाइस की खोज की। कौन सा सिंथेटिक डाइस सबसे पहले खोजा गया? तो आपके बेसिक डाइस, क्षारीय रंगों को इन्होंने सबसे पहले खोजा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपके वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाते हैं? वृद्धि, केवल ग्रोथ की बात हो रही है, तो ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, नॉट क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है, ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्योंकि हमारा शरीर बढ़ रहा है, हमारा आकार बढ़ रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन है, ये गुणात्मक परिवर्तन नहीं है। जबकि विकास में गुणात्मक मात्रात्मक दोनों आते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ चेंजेस बट ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन। क्वांटिटेटिव हो गया। 117, व्यक्तिगत संपर्क पारिवारिक सद्भाव मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सा अत्यंत लाभकारी है? हमें किसी से इंडिविजुअल बात करनी है, व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाना है, तो इसमें सबसे बेस्ट है वो स्टूडेंट हो जाएगा फार्म और घर पर विजिट। फार्म विजिट, उसके होम पर विजिट, ये सबसे अच्छा हो जाएगा। जबकि विधि, परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ये हम ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं। समूह चर्चा हम ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम सिंपोजियम करते हैं, पैनल वार्ता करते हैं, ये सब आपके ग्रुप्स के लिए यूज होते हैं। कार्यालय में भेंट भी आप व्यक्तिगत संपर्क के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन इसमें बेस्ट पूछिए, अत्यंत लाभकारी पूछिए, तो हम फार्म विजिट के साथ जाएंगे। ठीक है, जरूरी तो नहीं ना कि हर व्यक्ति कार्यालय में काम करता हो, लेकिन ये तो हमें पता है कि हर एक व्यक्ति जिससे हमें बात करनी है तो वो घर पे मिलेगा या अपने फार्म पर मिलेगा, अपने खेत पर मिलेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? एनपीयू किसके लिए यूज करते हैं हम? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन किसके लिए यूज करते हैं? बायोलॉजिकल कंप्लीट क्या होता है? तो आपके प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जब फ्लोट वापयान से बनता है तो वो क्या कहलाता है? जब फ्लोट वापयान से बनता है तो वो आपके साटिन कहलाता है। एक होता है आपके साटिन, ठीक है, और एक होता है आपके सटीन, है ना। ठीक है, ये वॉप यान्स को दिखाते हैं, या आपके वेफ्ट यान्स को दिखाते हैं, यही तो चीज होती है ना, यही तो चीज होती है। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक बताऊं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत बढ़िया। वॉप यान्स में क्या होता है? वॉप की स्पेलिंग क्या होती है? यहाँ देखिए, WARP होती है ना, और साटिन की स्पेलिंग देखिए क्या होती है? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो इसमें क्या होंगे? वॉप यान्स होंगे। ठीक, सटीन की स्पेलिंग दिखाऊं? वेफ्ट की स्पेलिंग क्या होती है? WEFT। सटीन की स्पेलिंग देखिए, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें क्या होंगे? वेफ्टियान्स होंगे। ठीक है, DWCRA द्वाक्रा किसके लिए काम करती है? किसके द्वारा काम करती है?
इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ठीक है। साधारणतः किस वसा को आप हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे? तो LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और आपके ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ बनते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स किसके बनते हैं जरा बताना। अगर मेरे से पढ़ा है आपने पूरा डाइजेशन, तो काइलोमाइक्रॉन्स बताइए कहाँ बनते हैं जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ होते हैं, किधर बनते हैं ये काइलोमाइक्रॉन्स? किसके बनते हैं काइलोमाइक्रॉन्स? काइलोमाइक्रॉन्स आपके फैट का जब डाइजेशन होता है ना, उसके बाद फैट आपके बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया था फैट जो है वो आपके काइलोमाइक्रॉन्स बन जाते हैं उसके। ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है प्रोटीन की, और काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में जो है फैट आपके लेसिटिल, लेसिटिल आपके एक लिम्फेटिक है, क्योंकि ब्लड में तो एब्जॉर्ब होता नहीं है फैट, लेसिटिल में आपके वहीं पे पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें जाकर के आपके काइलोमाइक्रॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट बताइए 122, पाश्चराइजेशन किसके संरक्षण की विधि है? पाश्चराइजेशन हम किसके लिए करते हैं, जल्दी से बताएंगे, सब लोग आंसर करेंगे। पाश्चराइजेशन किसके लिए किया जाता है आपके? पाश्चराइजेशन आपके मिल्क के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मिल्क, दूध के लिए स्पेशली। ये आपके भोजन को संरक्षित करने की वो है हीटिंग मेथड है, हीटिंग मेथड, जहाँ पे आप गर्म करके किसी चीज़ को संरक्षित कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप बताइए कहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं आप? जीवन बीमा में, अल्पकालीन विनियोग में, बटुए में, दीर्घकालीन विनियोग में। बड़ा ही सरल एग्जाम क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए। बटुआ, बटुआ कोई तरीके का इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, बल्कि बटुआ तो और खर्चा कराता है। नेक्स्ट बताइए, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, किसने बोला है? गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। गृह व्यवस्था, होम मैनेजमेंट आपके बिहेवियरल साइंस है, व्यवहारिक विज्ञान है, किसने बोला है? किसकी डेफिनेशन है? बहुत तेजी के साथ सब आंसर करेंगे। ये आपके कोर्ट जिन की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? कोर्ट जिन की डेफिनेशन है। इन सब की बात हम कर चुके हैं, आपको पता भी है, कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए, अब पता नहीं क्वेश्चन रह गया 125 नंबर का, कौन सा रह गया स्टूडेंट, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मैंने सभी क्वेश्चंस तो इसमें ऐड करने की कोशिश, मतलब सभी तो किए ही हैं, 125 नंबर का कौन सा क्वेश्चन रह गया है? आप लोग बताना, मुझे मिल नहीं रहा है। मैं बहुत देर से वही क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ कि कौन सा रह गया, कौन सा रह गया है। वो तो हो गया ना, निम्नलिखित में से कौन सा वेट डाइस का एग्जाम्पल है, वो भी हो गया। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन रह गया है, या कोई क्वेश्चन दो हो गए। चलिए आप लोग देख लेना, जो रह गया हो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी, हालांकि आपको पता ही होगा अगर कोई रह गया है। इस तरीके से यहाँ पे TGT 2021 का पेपर भी खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बाय बाय।